तो शुरू करते हैं जी सैंपल पेपर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 से। गवर्नमेंट एम्स टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच एंड स्पेंडिंग मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ पुअर। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है ये सरकार का, जिसमें रिच पे ज़्यादा टैक्स लगाना है और गरीबों का फ़ायदा करना है। वेरी गुड, सही पहचाना आपने, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। परफेक्ट, सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डैश मेजर्स द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वन करेंसी रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज विद वन यूनिट ऑफ अनदर। एक करेंसी को जब हम दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी रिक्वायरमेंट होती है, इस चीज़ को क्या कहते हैं। वेरी गुड, सही बोला आपने, फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि अगर मुझे $1 चाहिए तो मैं अपने 75 रुपए दूंगा, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, कमर्शियल बैंक एक्ट एज डैश whose main function is to collect the saving from household sector and lend it to the productive sector। तो पूछ रहा है कमर्शियल बैंक जो होता है वो कैसे एक्ट करता है। वेरी गुड, सही। कमर्शियल बैंक सब बच्चे जानते हैं कि क्या होता है। कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, सही। वेरी गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड इन BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड में पूछ रहा है क्या रिकॉर्ड नहीं करोगे। वेरी गुड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर हम सिर्फ विजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, या जिसको मर्चेंडाइज कह सकते हैं, या जिसको गुड्स कह सकते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। वेरी गुड। उसके बाद नंबर 5, स्टेटमेंट 1 कह रहा है M1 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन मनी। तो M1 मेजर को कह रहा है कि हम ट्रांजैक्शन मनी कहते हैं। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि M1 is the most liquid measure of money supply as its all components are easily used as a medium of exchange। ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो M1 जो होता है उसको हम ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं, क्योंकि M1 के अंदर क्या आता है, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट्स या अदर डिपॉजिट्स। और M1 जो होता है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड भी होता है। हालांकि आपने M2 M3 M4 नहीं पढ़ रखे, परंतु फिर भी ज्ञान के लिए बता दिया कि M1 जो होता है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। तो बिल्कुल सही मुझे लगा आपने भेजा, यानी कि दोनों ऑप्शन ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन 6 में कह रहा है, मिसेस सुनीता मैनेजर ऑफ एक्सिस बैंक states to the employees RBI increase the rate at which central bank lends money to us to meet short term needs। तो वो कौन सा रेट होता है जिसमें RBI शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंकों को लेंड करता है। तो आपको याद होना चाहिए, उसको बोलते हैं रेपो रेट, मतलब उसका एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी होती है रेपो रेट। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, दो लोग जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या डिस्कस कर रहे हैं आपस में, इन दिस सिस्टम देयर इज नो ऑफिशियल इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कोई दखल अंदाजी नहीं होती फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और जो भी डिटरमाइन किया जाता है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बाय और सेल से डिटरमाइन किया जाता है। तो ऐसे फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम को आप कौन सा कहेंगे, वो ये पूछ रहा है। तो इसमें सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं है और बाय और सेल के हिसाब से अपने आप रेट निकल जाता है। वेरी गुड, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो बच्चों ने क्या भेजा, ठीक है, ए बिल्कुल सही। हाँ, तो इसी में कोई भी ऑफिशियल इंटरवेंशन नहीं होता। तो वैसे तो वहीं पे देख के समझ आ जाता कि आंसर हो गया ए। ठीक है। उसके बाद 8th में क्या कह रहा है, 8th में कह रहा है स्टेटमेंट 1, प्राइवेट गुड्स आर राइवलरियस एंड एक्सक्लूडेबल। ठीक है, ये आप स्किप कर देना, ये पहले पुराने जमाने में थोड़ा एक क्वेश्चन आता था पब्लिक गुड प्राइवेट गुड का, तो ये आप अब छोड़ दो। क्वेश्चन 9, इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड ऑन, बताओ किस साइड, इनफ्लो कौन सी साइड एंड आउटफ्लो ऑन कौन सी साइड। तो सही ऑप्शन आपको बताना है। तो वेरी गुड, मुझे लग रहा है बच्चों ने सही बताया है। इनफ्लो को हम करते हैं क्रेडिट साइड पर और आउटफ्लो को हम करते हैं डेबिट साइड पर।
तो पहला फिल इन द ब्लैंक हो गया क्रेडिट और दूसरा फिल इन द ब्लैंक हो गया डेबिट। सही, वेरी गुड, ठीक है, यहाँ तक सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशन विच ऑपरेट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट प्रॉफिट मोटिव। इसमें पब्लिक की भलाई के लिए कौन सा बैंक काम करता है? वेरी गुड, दादाजी, क्योंकि उसी का मोटिव प्रॉफिट का नहीं होता बल्कि पब्लिक को सेवा देने का होता है। एक्सिस बैंक सब जानते हैं, कमर्शियल बैंक है। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, ये भी एक कमर्शियल बैंक है। तो ये तीनों का मोटिव तो मुनाफा कमाने का होता है, लेकिन आरबीआई, आपको पता है आरबीआई कौन होता है? दादाजी, उसका मोटिव होता है पब्लिक इंटरेस्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश 5 ईयर प्लान। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है कौन से 5th ईयर प्लान में कौन से 5 ईयर प्लान में आया था? ठीक है, 4th प्लान में आया था। वेरी गुड, सही बताया बच्चों ने। उसके बाद 12th, लैंड रिफॉर्म्स रिफर्स टू। बताइए बच्चों, लैंड रिफॉर्म्स, इनमें से सही ऑप्शन क्या है? लैंड रिफॉर्म्स, हाँ हाँ हाँ, मुझे तो मिल गया। ठीक है, सही, वेरी गुड, शाबाश। तो लैंड रिफॉर्म्स किसमें कौन से थे? जिसमें ओनरशिप्स जो थी लैंड होल्डिंग्स की, उनको बदला गया था, ताकि किसी एक आदमी के पास, अकेले के पास ऐसा ना हो बहुत ज्यादा जमीन हो जाए, तो लैंड होल्डिंग्स के ओनरशिप को बदल दिया गया था, तो वो थे लैंड रिफॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। बहुत ही सिंपल है कि भाई सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी लिखित में, तो उस परमिशन को क्या कहते थे? सबने पढ़ ही रखा है टर्म, लाइसेंस, है ना? तो लाइसेंसिंग हुआ करती थी पहले। बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है? स्टेटमेंट 1, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट वर हाईली एक्लेम्ड। और स्टेटमेंट 2, हाई ग्रोथ रेट अलोन इज इनसफिशिएंट टू रिड्यूस पॉवर्टी। तो वेरी गुड, तो पहला स्टेटमेंट जो है उसको हम कह सकते हैं थोड़ा सा गलत, हालांकि वो ग्रे एरिया में होता है, मतलब कुछ लोग ट्रू भी कहते हैं, कुछ लोग फॉल्स भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उसको फॉल्स वाली दृष्टि में ही रख लेते हैं। और दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि खाली ग्रोथ रेट बढ़ जाने से हम ये नहीं कह सकते कि पॉवर्टी ही समाप्त हो जाएगी। तो खाली ग्रोथ रेट बढ़ना जो है वो इनसफिशिएंट है पॉवर्टी को हटाने के लिए। सही बोला आपने। और एक और 15th और बता दो पहले। 15th में पूछ रहा है स्टेटमेंट 1 में, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज प्रोड्यूस्ड ओनली पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर इंडिया एंड अदर कंट्रीज। और स्टेटमेंट 2 में कह रहा है ग्लोबलाइजेशन कंप्राइजेज द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तो गलत आपने कहा, बिल्कुल सही, क्योंकि खाली ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव इफेक्ट्स तो हैं नहीं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। और दूसरे में उसने उसी बात को कहा कि देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत से देशों को या बहुत से देशों के लोगों को, जैसे खासकर जो गरीब देश के लोग हैं, उनके वेलफेयर को कॉम्प्रोमाइज होना पड़ा। जो बात सही है, बिल्कुल ऐसा हुआ, क्योंकि अमीर देशों ने गरीब देशों को एक्सप्लॉइट करा, तो गरीब देशों के लोगों को थोड़ा सा वेलफेयर को लेकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपने भेजा, ऑप्शन डी। इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों ने पहले ही तैयार कर रखा है अपना ऑप्शन। लैंड सीलिंग हेल्प टू प्रमोट क्या? लैंड सीलिंग से क्या प्रमोट हुआ था? वेरी गुड, सही भेजा बच्चों ने, मैंने देख लिया, इक्विटी, क्योंकि लिमिट लगा दी भाई। अब ऐसा नहीं होगा कि एक ही आदमी के पास बहुत सारी जमीन और एक बेचारों के पास या कई बेचारों के पास है ही नहीं। उसके बाद 17, अब आपको सही पेयर चूज करना है। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी कह रहा है इंक्लूड्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अनरिक्विडेड ट्रांजेक्शंस कह रहा है बायलैटरल ट्रांजेक्शन। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कह रहा है परचेज ऑफ शेयर्स। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, शाबाश, बच्चे होशियार हो चुके हैं। तो सी बिल्कुल सही। उसके बाद 18th में कह रहा है डैश रिफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट एज सब्सटीट्यूशन ऑफ इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बहुत ही आसान है, ये तो हमने एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ भी रखी थी। सही, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, परफेक्ट, है ना, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। उसके बाद 19, ट्रांसफर टू द स्टेट्स एज कॉम्पनसेशन फॉर रेवेन्यू लॉसेज ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी।
दिस वुड कैटेगराइज्ड एज, भाई सरकार जो है वो कुछ पैसे दे देती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, है ना, तो उसको सरकार क्या मानेगी? वेरी गुड, तो वो सरकार के लिए है छोटा खर्चा। छोटे खर्चे का मतलब हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही, वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, डैश इज नॉट ए रीजन फॉर पॉवर्टी, इनमें से क्या पॉवर्टी का कारण नहीं है? वेरी गुड, सही बता रहे हो। क्या कारण नहीं है? एक ही है, सिंपल लग रहा है आंसर, हाई लिटरेसी रेट, क्योंकि लिटरेसी रेट हाई हो गई तो फिर वो तो उल्टा कारण नहीं होगा पॉवर्टी का। उसके बाद 21, चलो जल्दी से बुद्धि चलानी है। हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है जिसमें इनिशियल डिपॉजिट है 200 रुपए का। इट इज एज्यूम दैट नो अदर करेंसी इन द इकोनॉमी, द वैल्यू ऑफ LRR इज 12.5%। तो आपको फाइंड करना है टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, यानी टोटल मनी डिपॉजिट कितना होगा इकोनॉमी के अंदर। तो बच्चों ने आंसर तो भेजा, मैं भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ जल्दी से। तो अगर मनी मल्टीप्लायर निकालूं पहले, उसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। तो 1/12.5% करूंगा तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स। तो इसका मतलब मेरा पैसा 8 गुना हो जाएगा। तो अगर मेरे इनिशियल डिपॉजिट है 200 रुपए के, तो 200 इंटू 8, 200 इंटू 8, 200 इंटू 8 हो गया। वेरी गुड, बच्चों का आंसर सही, 1600। सही, ठीक है। उसके बाद 22, सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज विटनेस्ड ए कंसिडरेबल राइज इन द लिटरेसी रेट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द रीजन फॉर राइज इन लिटरेसी। तो क्या कारण लग रहा है लिटरेसी बढ़ने का भारत देश के अंदर? सिंपल, वेरी गुड, है ना। बाकी सब देखोगे तो बेकार है, एजुकेशन से रिलेटेड ही नहीं है। एक ही पॉइंट है जो एजुकेशन से, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। सही। उसके बाद 23, स्टेटमेंट 1 कह रहा है आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर डिक्लाइंड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। तो मेरे से तो पढ़ा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि गलत कह रहा है, बल्कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ गया था। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है ड्यूरिंग रिफॉर्म पीरियड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर डिड नॉट एब्जॉर्ब द वर्किंग इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो ये सही है, क्योंकि इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर वालों ने एग्रीकल्चर वाले लोगों को एब्जॉर्ब नहीं करा। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जगह नहीं है, वहीं पे रहो। सही, वेरी गुड। उसके बाद 24, प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज अंडर डेवलप्ड बिकॉज देयर वाज। तो भाई इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस से पहले जो थी अंडर डेवलप्ड थी, तो कह रहा है क्यों, क्योंकि क्या था? तो ए तो हो नहीं सकता, बी भी हो नहीं सकता। वेरी गुड, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पर ही क्या थे, डिपेंडेंट थे। तो इसी वजह से इसको कह सकते हैं हम कि ये पिछड़ी हुई इकोनॉमी थी हमारी। तो पिछड़ी हुई इकोनॉमी की पहचान ही ये होती है कि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद 25, असर्शन कह रहा है सेल ऑफ मशीनरी टू अब्रॉड विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। वेरी वेरी गुड। तो भाई सेल करी तो ये तो हमारा इनफ्लो हो गया, तो इसको हम डेबिट साइड पे तो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, इसको तो बल्कि हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो मजे आ गए, एक ही ऑप्शन में असर्शन फॉल्स दे रखा है। हाँ सही। उसके बाद 26, सिंपल क्वेश्चन है, सपोज इन एन इकोनॉमी द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ x करोड़ लीड टू द क्रिएशन ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ 10x करोड़। तो x रुपए जो हैं वो 10x बन गए, 10 गुना हो गए। तो कह रहा है बताओ इस सिचुएशन में वैल्यू ऑफ LRR वुड बी। तो LRR की वैल्यू आपको बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है, तो वैल्यू ऑफ LRR वुड बी कितनी हो गई? तो मनी मल्टीप्लायर अगर 10 है तो LRR की वैल्यू हो गई 1/10। तो 1/10 को अगर आप प्रतिशत में देखोगे तो उसको आप 10% भी कह सकते हो। ठीक है, सिंपल। उसके बाद 27, असर्शन कह रहा है द प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन थ्रू इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। हाँ, रीजन कह रहा है पब्लिक सेक्टर मेड ए रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन बाय क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। बैकवर्ड एरियाज, तो बताओ जी कौन सा ऑप्शन है सही? वेरी गुड,
तो दोनों बातें तो ठीक हो गई, लेकिन उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि कोई लिंक नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, लिंक नहीं बना, दोनों बातें अलग अलग हैं। इसके बाद 28, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको गलत बताना है बच्चों, ठीक है। तो बताओ, गलत बताओ। हॉर्टिकल्चर इज द बिजनेस प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मिल्क। ओ माय गॉड, तो यही गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया, क्योंकि मिल्क की बात कर रहा है हॉर्टिकल्चर में। तो बस अब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, है ना, ये गलत हो गया। उसके बाद 29 में असर्शन कह रहा है द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल इज सब्सटेंशियली एनहेंस्ड विद द इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ठीक है। रीजन कह रहा है बिकॉज ह्यूमन कैपिटल इंक्रीजेज द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स एंड लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सही, वेरी गुड, है ना। तो इस बार सब कुछ सही था, कहानी में लिंक भी था, तो बिल्कुल सही आपका आंसर ए, परफेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, तो आपको बताना है कि भाई कौन सा पेयर सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो इसमें कह रहा है ये। फिर वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, इसमें कह रहा है ये। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसमें कह रहा है ये। प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसमें कह रहा है ये। तो बच्चों ने सही बताया, वेरी गुड। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना में शहर में रहने वाले जो स्लम एरियाज हैं उनमें लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद जी 32 में कह रहा है डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी शहर की, गांव की, ये सब हमको दे रखी है। 31 आपका होमवर्क है। तो वो ये पूछ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मेंशन्ड इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द टोटल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया हैज रिड्यूस्ड बाय डैश बिटवीन 70 टू 90। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में चले जाते हैं, बीच में दे रखा है 1970 जो है उस पे हाईलाइट कर देता हूँ, वो है 153, और 1990 को हाईलाइट कर देता हूँ, वो हो गया 110.1। तो बताइए कितनी गिरावट हुई है। तो बच्चे क्या बता रहे हैं, कितनी गिरावट हुई है। 153 में से 110.1 माइनस कर दें, वेरी गुड, 42.9। शाबाश, सही, वेरी गुड, सही आंसर। इसके बाद 33 असर्शन कह रहा है इन द फर्स्ट 7 प्लान ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी व्हिच इज कॉल्ड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बात तो बिकॉज रीजन कह रहा है द बेसिक एम ऑफ द पॉलिसी वाज टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। सही, बिल्कुल, तो ये भी सही कह रहा है ना। तो बिल्कुल सही बात कही उसने, कहीं कोई संकोच नहीं हुआ, बच्चों ने भी ए भेजा। ठीक है। उसके बाद 34 स्टेटमेंट 1 कह रहा है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर मतलब नबार्ड इज एन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट वर्किंग फॉर एक्सपेंशन ऑफ अर्बन क्रेडिट। तो ये बात तो गलत ही हो गई। और नबार्ड मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। हाँ, है ना, क्योंकि नबार्ड तो बल्कि एक क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, या वो एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल सोर्स है क्रेडिट का। तो इसका मतलब पहली बात तो गलत थी, दूसरी बात ठीक थी, बच्चों ने भी सही भेजा। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद 35 स्टेटमेंट 1 में कह रहा है बैंक कीप 100% रिजर्व अगेंस्ट डिपॉजिट। तो ये तो शक्ल से ही गलत हो गया, फिर तो लोन कैसे देगा बैंक। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कमर्शियल बैंक कीप रिजर्व ओनली टू द एक्सटेंट इंडिकेटेड बाय दादाजी। बिल्कुल सही, है ना। तो ये सिंपल था, तो दादाजी जितना बताएंगे वो उतना ही रखेगा बैंक, अपना ऐसे नहीं कि 100% रख लेगा। ठीक है, ये भी सही। उसके बाद 36 में आपको कह रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ। तो प्लानिंग कमीशन कब आया था जी, 1950। उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स 1965, और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाटा एंड आयरन 1907। तो क्या बन गया, बच्चे कह रहे हैं 4213। ठीक है, सही, 4213, सही, ए। उसके बाद 37
में असर्शन कह रहा है इम्पोर्ट ऑफ मशीन इन द डोमेस्टिक कंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। चलो ठीक है। कह रहा है क्योंकि इट लीड्स टू द आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द, ये बिल्कुल सही, परफेक्ट है ना। तो बिल्कुल यही रीजन भी है और यही होगा भी। उसके बाद 38, मनी सप्लाई इंक्लूड्स, बहुत ही सिंपल है, तो बताओ जल्दी से, मनी सप्लाई में हम किसका पैसा लेते हैं? डेफिनेशन में वो कीवर्ड हमने गोला भी बना रखा है। मनी सप्लाई इंक्लूड्स सिर्फ किसका पैसा? पब्लिक। सरकार का नहीं लेते, बैंक का नहीं लेते, है ना, वो सब तो प्रोड्यूसर्स होते हैं मनी के, उनका तो बल्कि एक्सक्लूड करते हैं। उसके बाद 39 में असर्शन कह रहा है रीचिंग क्रेडिट एट कंसेशनल रेट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल क्रेडिट। हाँ, ये तो ठीक होगी बात। और रीजन कह रहा है द ट्रेडिशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट विच इंक्लूड्स मनी लेंडर, ये वो एक्सप्लॉइट करा करते थे। हाँ बिल्कुल सही। तो मतलब यही रीजन भी था। तो इसीलिए कंसेशनल रेट्स पर क्रेडिट जो है पहुंच जाए, ये रूरल क्रेडिट के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये लेंडर वेंडर जो है ज़्यादा चार्ज लेकर एक्सप्लॉइट कर देंगे। उसके बाद 40 असर्शन कह रहा है हॉर्टिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स नियरली 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट। सही। हॉर्टिकल्चर आर द हाईली रेम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। सही। तो दोनों बातें हैं सही, लेकिन क्या रीजन है? नहीं, क्योंकि लिंक नहीं है, दोनों बातें बस सही हैं। वो उसका रीजन थोड़ी ना है कि हॉर्टिकल्चर नियरली 1/3 कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन दे रहा है वुमेन को, तो रीजन तो सही नहीं बना। ठीक है। उसके बाद 41 में असर्शन कह रहा है कमर्शियल बैंक इज ए फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। हाँ, क्यों? रीजन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी बैंकिंग ओनली व्हेन इट परफॉर्म बोथ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन। सही। तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसी को कहते हैं जो डिपॉजिट भी ले लोगों से और लोन्स भी दे लोगों को। सही, ए, परफेक्ट, वेरी गुड। उसके बाद 42 में फिल इन द ब्लैंक करना है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। तो कह रहा है लो इनकम होगी तो उससे आपकी कैलोरी इनटेक कम होगी। तो जब आपकी कैलोरी इनटेक कम होगी तो क्या होगा? जब आप खाओगे पियोगे कम तो क्या होगा? पहला फिल इन द ब्लैंक देखो, वैसे तो एक ही मैच कर रहा है, बड़ा लॉजिकल है। खाओगे पियोगे कम तो आपकी हेल्थ में डिटेरियोरेशन होगा, है ना, आप कमजोर हो जाओगे। फिर उससे लो प्रोडक्टिविटी होगी, लो प्रोडक्टिविटी होगी तो वेज अर्निंग्स भी लो होंगी, वेज अर्निंग्स लो होंगी तो मतलब इनकम लो रहेगी। सही, ए, ठीक है ना, सिंपल। उसके बाद 43 मिस्टर सेजल जो है डॉक्टर हैं, शी इंटेंड्स टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट टू शिफ्ट इन कनाडा, क्योंकि वहाँ उनको ज़्यादा इनकम मिलेगी कनाडा में। तो उन्होंने एक सही कदम उठाया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ। स्पॉट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ एचसीएफ। तो बताइए, वो शिफ्ट हो रही हैं, वेरी गुड। तो माइग्रेटेड प्लेस में उन्हें क्या मिलेगी? बढ़ी हुई अर्निंग मिलेगी। तो इसका मतलब ये उन्होंने अपने एचसीएफ में कंट्रीब्यूट कर लिया, है ना, बढ़ी हुई इनकम मिलेगी माइग्रेटेड प्लेस में। उसके बाद 44 जल्दी से सॉल्व करना है। सपोज द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ ए नेशन एग्जिबिट्स डेफिसिट्स ऑफ 4000 करोड़। इसका मतलब इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करके 4000 आएगा। द इंपोर्ट ऑफ द मर्चेंडाइज ऑफ द नेशन इज ट्वाइस ऑफ द एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट्स के दुगने जो हैं वो इंपोर्ट्स हैं। तो आपसे वो वैल्यू पूछ रहा है इंपोर्ट की और एक्सपोर्ट की। तो बच्चों का आंसर चेक कर लेता हूँ। बच्चों ने भेजा कि सर इंपोर्ट है 8000 और एक्सपोर्ट है 4000। तो मुझे लग रहा है सही है, क्योंकि इंपोर्ट अगर 8000 है तो इसका मतलब वो एक्सपोर्ट्स का ट्वाइस भी है, बिल्कुल सही। और अगर आप इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करोगे तो आपका 4000 डेफिसिट भी सही आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही ही है। उसके बाद 45 और बता दो जी जल्दी से। 45 में कह रहा है दो स्टेटमेंट। पहला, इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वाज यूज्ड टू कैलकुलेट द पॉवर्टी। हाँ, हमने पढ़ा भी था। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है
Poverty estimation in India now is carried through the calculation of poverty line based on the data captured by NSSO. तो अब आजकल हम जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं निकालते, बल्कि अब तो हम NSSO के दिए हुए डेटा के हिसाब से ही निकालते हैं। चलो, तो 46 में क्या कह रहा है? 46 में असर्शन में कह रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट अराइजेज व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट्स फॉल शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स। ठीक है, क्योंकि करंट अकाउंट में डेफिसिट तभी होगा जब रिसिप्ट्स आपके कम हो गए, कम रह गए और पेमेंट ज़्यादा हो गई। और रीज़न कह रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट सिग्निफाइड दैट द नेशन इज ए लेंडर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है इसका मतलब है कि हमने पैसे दिए हैं या हम लेंडर हैं। तो ये बात तो गलत है भाई, करंट अकाउंट डेफिसिट तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखाता। इसका तो मतलब उल्टा हमारे पास पैसों की कमी है। ठीक है, तो सही भेजा आप बच्चों ने। तो ए तो ट्रू था, लेकिन आर जो है वो फॉल्स था। सही। उसके बाद 47 में आपको गलत पहचानना है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। क्या गलत है? तो कह रहा है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी बाय ब्रिटिश रूलर्स डिस्ट्रॉय द सुप्रीमेसी। ये तो ठीक है। बी में कह रहा है थ्रू इट्स कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी ब्रिटिश रूल सक्सीड अल्टीमेटली इन पेनिट्रेटिंग इनटू द इंडियन मार्केट थ्रू इट मशीन मेड गुड्स। ये भी ठीक है। ड्यूरिंग colonial रूल इंडिया was also forced to meet the cost of various wars। हाँ, ये भी ठीक है भाई, ब्रिटिशर्स के लड़ाई झगड़ों का खर्चा हमें बियर करना पड़ता था। तो मुझे लगता है डी ही गलत होगा। कह रहा है लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश वाज ओनली पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। ओ, तो यही तो गलत है। ब्रिटिशर्स का तो मेनली कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव अगर कहें तो रेलवेज कह सकते हैं, लेकिन लैंड सेटलमेंट सिस्टम कोई उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थोड़ी ना था। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, वेरी गुड। तो उसके बाद जी मैच करना है। इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट बताओ, इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन है इनमें से? वेरी गुड, नबार्ड। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन है इनमें से? नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स, वेरी गुड, ट्रेडर्स है ना ये सब लोग। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये तो सबको याद ही होगा एग्जैक्ट टर्म, माइक्रो फाइनेंस। बस, और जो बच गया वो बच गया। तो क्या मैच हुए हैं? आहा हा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये मैच सही हो गया, ऑप्शन सी। चलो, उसके बाद जी अगला जो क्वेश्चन है वो आपके गवर्नमेंट बजट से संबंधित है। तो ये आपको आर आर दे रखा है, ये आपको सी आर दे रखा है। इसमें नंबर 7 को आप फिस्कल डेफिसिट की नज़रों से देख सकते हो। ये आपको टी आर यानी कि आर आर प्लस सी आर दे रखा है। उसके बाद आपको खर्चे जो दे रखे हैं वो नीचे दे रखे हैं अलग 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 अलग। तो आप चिंता ना करना ज़्यादा। इसमें जो नंबर 17 है वो आपको आर ई दे रखा है, बस उसको मार्क कर लेना। और जो नंबर 19 दे रखा है वो आपको सी ई यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, थोड़ा सा उसको मार्क कर लेना। बाकी देखते हैं सवाल में वो क्या कह रहा है। चलो, तो अब तैयार हो जाओ अपने अपने गणित के साथ। कह रहा है बोरोइंग्स जो है वो इंक्रीज हुई 2015 से 2016 के बीच में कितने करोड़। तो बोरोइंग्स की फिगर में चेक कर लेते हैं। आ जाओ नंबर 7 में। तो 532,791 से बढ़कर हो गई 533,904। तो मुझे लग रहा है बच्चे सही भेज रहे हैं, वेरी गुड। तो बोरिंग मतलब फिस्कल डेफिसिट, ये तो मैंने बता ही दिया था। और वो कितने रुपए से बढ़ गई? 1113 से बढ़ गई, वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू रिसिप्ट। कह रहा है आर आर में कितने प्रतिशत का चेंज हुआ। तो इसके लिए हम टेबल में आर आर पे चले जाएंगे। तो आपको मैंने वैसे कई अब पेपरों में सिखा रखा है कि आप कैसे निकाल सकते हो परसेंटेज चेंज। पुरानी फिगर और नई फिगर दोनों तो दे ही रखी होती हैं। तो आप परसेंटेज चेंज निकालने के लिए पहले ये देख लो कि कितना उसमें चेंज आया, यानी कि कितना परिवर्तन हुआ। फिर उसको डिवाइड कर दो बेस ईयर वाली फिगर से और फिर इनटू कर दो 100 से। तो कितने प्रतिशत आ रहा है बच्चों? 15% के आसपास।
तो मतलब ऑप्शन बी 15.22। ओके ठीक है ना, तो ये तो निकल ही जाएगा। उसके बाद 51 में कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू रिसिप्ट। इनमें से क्या रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, बताइए। रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। वेरी गुड। सेलिंग द शेयर्स ऑफ ओएनजीसी, है ना। तो भाई ये तो एक तरह से क्या है, ये तो डिसइन्वेस्टमेंट है, ये तो एक कैपिटल रिसिप्ट है। हाँ वेरी गुड, सही। उसके बाद 52 52 में कह रहा है फिस्कल डेफिसिट का सही फॉर्मूला पहचानना है। इसमें तो आप चैंप हो। फिस्कल डेफिसिट का सही फॉर्मूला पहचानो। आपको 3 लिखवा रखे हैं मैंने, 3 में से एक पक्का होगा अगर जिसको याद है तो। वेरी गुड, शाबाश। आर डी प्लस सीई माइनस सी आर एक्सक्लूडिंग बोरिंग, उसी को दूसरी भाषा में नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट भी कहते हैं। बिल्कुल सही, शाबाश। उसके बाद चलो 53 54 में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। वो भी इसी से रिलेटेड होते हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि आप बता पाओगे। चलो उसके बाद है 55। 55 सिंपल होता है, आपसे पूछ लेते हैं। टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द गिवन टेक्स्ट डैश वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमाइन्स इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। बताओ किस वजह से आपको लगता है बार बार ये हो रहा था। बहुत सही, परफेक्ट, है ना। क्यों पड़ रही थी भुखमरी? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सही। उसके बाद 56 स्टेटमेंट 1 में कह रहा है ब्रिटिश रूल ऑल्सो हैड सम पॉजिटिव इफेक्ट। हाँ सही बात है। और स्टेटमेंट 2 में कह रहा है ब्रिटेन डेवलप्ड मेनी कैनाल रोड रेलवे अक्रॉस इंडिया। हाँ ये भी बात सही है। तो मतलब दोनों बातें सही हैं, ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। उसके बाद 57 असर्शन कह रहा है इंडिया वॉज स्ट्रिकन बाय सेवरल सीवियर फेमाइंस ड्यूरिंग करोलियन रूल। हाँ ये तो बात है, अभी पढ़ा भी है ना, बहुत सारे फेमाइंस हुए थे। और कह रहा है क्योंकि ब्रिटिश पास लॉज एट द टाइम दैट फोर्स इंडियंस टू शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप। और ये रीजन था कि हम उन्होंने हमसे कमर्शलाइजेशन इतना करवा लिया कि घर में खाने के लिए क्रॉप्स बच नहीं रही और हम बाहर ही बेचे जा रहे हैं। तो ये भी सही बात थी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 58 कह रहा है कॉमन नॉलेज के बेस पे बता दो कौन सा इसमें से गलत है। तो बताओ बच्चों कौन सा गलत है, मैं सीधा आपसे गलत पूछता हूँ। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, एक ही गलत है वैसे तो। तो भाई देखो, कह रहा है कि ब्रिटिश की इंटरफेरेंस की वजह से हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, यही बात गलत है, जबकि हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं हुआ, है ना। उसके बाद 59 पहले स्टेटमेंट कह रहा है बाय द एंड ऑफ द ब्रिटिश पीरियड इंडिया इनहेरिटेड द फीचर्स ऑफ फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम इन द इकोनॉमी। हाँ ये तो था, पढ़ भी रखा है पहला फीचर हमने। और स्टेटमेंट 2 में कह रहा है द लैंड सेटलमेंट सिस्टम गेव बर्थ टू फ्यूडल रिलेशन। हाँ, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज लेड टू क्रिएशन ऑफ टू क्लासेस। हाँ, तो ये चैप्टर 1 में एग्जैक्ट सेम लैंग्वेजेस दे रखी हैं किताब में, तो दोनों बातें बिल्कुल सत्य हैं। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 60, अगर ये सही बताया तो बस फिर फिनिश हो जाएगा। ए में लिखा है ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सप्लॉइटेड इंडियाज नेचुरल रिसोर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटेन इंडस्ट्री। हाँ, और रीजन कह रहा है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वाज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। हाँ, तो दोनों हैं सही, परंतु दोनों का लिंक नहीं है, मतलब रीजन जो है उसका कोई एग्जैक्ट लिंक नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया, सही आंसर भेजा बच्चों ने भी, परफेक्ट। तो ये हो गया आपका बच्चों पूरा पेपर फिनिश। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, लाजवाब।